इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। वादियों की रात में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। पहाड़ी पर बसे डाक बंगला की फिजाओं में हवा का नामो निशान भी नहीं था। फिर भी आसपास के सभी पेड़ ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई तेज आंधी आई हो। खूबसूरत से दिखने वाले इस मायूस बंगले में आज ही शहर से नए डाक बाबू आए हैं, क्योंकि पिछले डाक बाबू अमावस की रात में ऐसे गायब हुए कि आज तक किसी को नहीं मिले। और सिर्फ वही नहीं, इस डाक बंगले ने अब तक ना जाने कितने ही डाक बाबुओं को लील लिया है। कोई गायब हो गया तो किसी की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली। पुराने डाक बाबू खत्म होते गए और नए डाक बाबू आते रहे। पर आज जो डाक बाबू आए हैं उनका मिजाज सबको अलग लगा, क्योंकि आते ही उन्होंने सबसे कह दिया कि कोई अंदर का ही है जो डाक बाबुओं को यहाँ रहने नहीं देना चाहता। पर वो तरकीब उन पर नहीं चलेगी। उनके रास्ते में जो आएगा वो खुद रास्ते से हट जाएगा। डाक बाबू की ऐसी चेतावनी सुनकर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका तो सारा ध्यान अपने काम पर ही था, ताकि वो सूर्यास्त से पहले डाक बंगले के साये से दूर चले जाएं। लेकिन डाक बाबू को तो उसी बंगले में रहना था, जो अब आधी रात को बंगले की बालकनी से बेसुध वादियों को निहार रहे थे। फिर न जाने आधी रात को सड़क पर दूर उन्हें क्या दिखाई दिया, जो ओवरकोट पहन वो बंगले से बाहर निकल गए। डाक बाबू चलते जा रहे थे और सड़क पर मंडरा रही धुंध छटती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। पांव की दोहरी आहट और उसमें पायल की छमछम की आवाज सुन डाक बाबू के कदम लड़खड़ा कर वहीं रुक गए और उनकी भौहें तन गई। पीछे मुड़कर देखा तो दूर सड़क पर उन्हें कोई औरत दिखाई दी, पर साफ साफ नहीं। धुंध ने सब कुछ धुंधला कर दिया था, पर स्ट्रीट लाइट की पड़ती हल्की रोशनी से साड़ी का सुर्ख लाल रंग साफ साफ समझ में आ रहा था। आधी रात को यूं सड़क पर किसी औरत को देख डाक बाबू की सांसें अटक गई कि न जाने ये कैसी औरत है जो यूं रातों को सड़क पर अकेली घूमती है। खैर, डाक बाबू उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि ये उसका निजी मामला था कि वो दिन में घूमे या रात में। इसलिए डाक बाबू उसे मुसीबत समझ अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उसे पीठ दिखाकर आगे चलते बने। वादियों की गहराती रात में ठंड बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए हाथ मलते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ ओवरकोट की जेब में डाल दिए और सिर झुकाकर आगे बढ़ते रहे कि तभी उनके कान में पायल की तेज छमछम के साथ एक ऐसी आवाज गूंजी, कि डाक बाबू का रोम रोम कांप उठा। कहाँ जा रहे हैं डाक बाबू, रुकिए ना। इन शब्दों को सुनकर डाक बाबू को ऐसा लगा कि उनके पीछे चल रही औरत ने उन्हें आवाज दी, इसलिए वो हिम्मत करके पीछे मुड़ते हैं कि तभी उनके कान में पायल की तेज छमछम ऐसे गूंजी जैसे कोई वहां से दौड़कर भागी हो। पर वहां तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। डाक बाबू को लगा कि ये उनका भ्रम है, इसलिए वो वापस आगे बढ़ने को मुड़े कि तभी उन्हें आगे कुछ दूर ऐसा दिखाई दिया। लाल साड़ी में पीठ दिखाती वही औरत अब डाक बाबू के उतने ही आगे थी जितना कि पहले वो पीछे थी। पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो औरत एक झटके में डाक बाबू से इतने आगे निकल जाए। वो समझ गए कि उनके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ साधारण नहीं है, बल्कि एक माया जाल है जिससे बचकर निकल जाने में ही भलाई है। कौन है तू? मैं तेरे मायाजाल में नहीं फंसने वाला। डाक बाबू के इतना कहते ही हर तरफ एक डरावनी हंसी गूंजने लगी, पर वो औरत कहीं भी नहीं दिख रही थी। डाक बाबू का डर से गला सूखने लगा था। तभी लहराते हुए बालों के साथ अचानक से उस औरत का चेहरा डाक बाबू के ठीक सामने आ गया। नहीं 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 नहीं। उस औरत ने किसी मायावी शक्ति की तरह डाक बाबू पर ऐसे प्रहार किया कि वो उड़ते हुए एक पेड़ की शाख में जा धंसे। नहीं। एक बार फिर सोच लो तुम, बुरी यादों को कुरीदने में क्या रखा है। नहीं दीदी, मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ, अंदर ही अंदर घुटता रहता हूँ। मैं हम में से किसी को नहीं पता कि पापा की मौत कैसे हुई।
बस एक खबर मिल गई कि पापा नहीं रहे और हमारी जिंदगी बदल गई। माँ कोमा में चली गई, आपको अपना करियर छोड़ना पड़ा और डॉक्टर की नजर में मैं पागल होता जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है हितेश। देख, अगर तुझे ऐसा होने से तो अच्छा है कि मौत ही हो जाए। दीदी प्लीज इस बार मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना आप ना मुझे बहुत जल्दी खो देंगी। हितेश की ये बात सुन उसकी बहन बिल्कुल चुप हो गई और शाम की ट्रेन पकड़कर हितेश सीधे उसी जगह पर जा पहुंचा जहां कई साल पहले उसके पापा की पोस्टिंग हुई थी। वहां पहुंचना हितेश के लिए आसान नहीं था। काफी जुगत लगाने के बाद उसे उन लोगों का पता मिला जिनसे मिलकर उसका काम बन सकता था। वहां जाते ही हितेश सबसे पहले डाक बंगला पहुंचा। डाक बंगला बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोज उसके सपने में आता था, पर अब वहां कोई भी रात को नहीं रुकता था। हितेश के पिता की मौत के बाद स्थानीय लोगों की हिदायत को नजर में रखते हुए सरकार ने डाक बाबुओं के रहने के लिए पास में एक अलग कोठी बनवा दी थी। सिफारिश की वजह से हितेश को भी उसी नई कोठी में रहने के लिए एक कमरा मिल गया, लेकिन उसे डाक बंगले में ऊपर जाने की इजाजत नहीं मिली जहां उसके पिता रहा करते थे, क्योंकि डाक बंगले के ऊपरी माले को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। अब सिर्फ दिन ढलने से पहले ही नीचे डाकघर की कार्यवाही होती थी और फिर सब अपने अपने घर चले जाया करते थे। हितेश वहां पहुंच तो गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किससे मिले और किससे पूछे कि आखिर उसके पिता की मौत हुई तो कैसे हुई। उसके पिता के समय जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने ट्रांसफर ले लिया था और जो बाकी बचे थे वो रिटायर हो गए थे। डाक बंगले में हितेश का पहला दिन ढलने को तैयार था। एक के बाद एक सभी लोग अपने घर को निकल गए। अंत में डाक बाबू भी बाहर निकले। उन्होंने देखा कि बाहर बगीचे में हितेश मायूस बैठा है। क्या हुआ बेटा हितेश, यहाँ क्यों बैठे हो? बस ऐसे ही। आपका हो गया ऑफिस? भाई हो गया। सामने कोठी है और वहां से रतन के छौंक की खुशबू यहाँ तक आ रही है। चलो चलकर खाया जाए। हितेश डाक बाबू का कोई जवाब नहीं देता, बस अपने मायूस चेहरे को झुका लेता है। डाक बाबू एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हितेश की तरफ बढ़ते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी इमोशन को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ और अपना बच्चा समझ के ही एक नसीहत दे रहा हूँ। जो चला गया उसे जाने दो, उसके पीछे खुद को खत्म करने से क्या हासिल होगा। अरे ऐसी बात नहीं है अंकल, बस कुछ देर यहाँ बैठा रहना चाहता हूँ, उन यादों को महसूस करके कि कभी मेरे पापा भी यहाँ बैठे होंगे। ठीक है, पर वादा करो कि बंगले के अंदर नहीं जाओगे। हाँ, नहीं जाऊंगा। जल्दी आना, खाने पर इंतजार करूंगा। जी। डाक बाबू अपनी कोठी की ओर निकल जाते हैं और हितेश काफी देर तक अंधेरे में हताश खड़ा उस बंगले को निहार रहा था। वो उठकर जाने का मन बना ही रहा होता है कि तभी उसके कान में एक प्यारी सी आवाज गूंजती है। यूं ना देखिए कि इस बंगले को ही नजर लग जाए। ये इस बंगले की खुशनसीबी है कि मैं इसे जी भर के देख तो रहा हूँ, वरना लोग तो नजरें छुपाते नजर आते हैं। बहुत खूब। इतना कहते हुए वो लड़की हितेश के बगल में बैठ जाती है और वो भी बंगले की ओर देखने लगती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत राज दफन है इस बंगले के अंदर। अच्छा, ऐसा क्यों? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? लगता तो है, तभी तो यहाँ बैठा हूँ, पर अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, वादा किया है किसी से। डाक बाबू से? लड़की के मुंह से डाक बाबू का नाम सुन हितेश चौंक गया। तुम कौन हो? कुशु नाम है मेरा। और डाक बाबू? डैडी है मेरे। लड़की ने इतना ही कहा था कि हितेश उस पर भड़क गया। अरे उन्होंने मुझे मना किया इस बंगले में जाने से, तब तो पक्का वो तुम्हें भी इसके आसपास आने से मना करते होंगे, और तुम मुझे अंदर जाने के लिए कह रही हो, वो भी तुम्हारे साथ। अंकल जी को बताऊं क्या? अरे तुम तो मेरे ही बाप बन गए।
बिल्कुल उन्हीं की तरह डांट रहे हो।